हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है। इसके जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं सभी को एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं 2016 के क्वेश्चंस को समझते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। यानी समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको आपको बताना है। वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों, समस्याओं से परिचित हो सकें और वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि समावेशी शिक्षा कहते किसको हैं। तो समावेशी शिक्षा यानी समान शिक्षा, जो सभी बच्चों को एक ही शिक्षा दी जाए, मतलब एक जैसे शिक्षा दी जाए, किसी में भेदभाव ना किया जाए, किसी को ऊंचा ना समझा जाए, किसी को नीचा ना समझा जाए। क्योंकि ऐसा भी देखने में बहुत ज़्यादा आता है कि जो ऊंचे तबके से बच्चे आते हैं उनको रिस्पेक्ट, और जो नीचे तबके से आते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया और उसके बाद लड़के और लड़की में भी बड़ा फ़र्क रहा। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने के बाद क्या हुआ, समावेशी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। क्योंकि लड़के और लड़की में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, और आप ऊंचे तबके से आए, नीचे तबके से आए, कहाँ से आए हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा इन सभी से सबसे ऊपर है। न जात, न पात, न धर्म, न रीति, न रिवाज, सभी को हटा के शिक्षा है ना। तो यही समावेशी शिक्षा कहलाती है, जो एक जैसी शिक्षा एक ही छत के नीचे दी जाती है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, यानी भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले, यानी सभी तरह के बच्चे इसमें आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा यानी भाई समान शिक्षा, और समान शिक्षा में ऐसा तो है नहीं भाई किसी को हम अलग कर देंगे और किसी को हम वहाँ पे पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं, हम सभी को पढ़ाएंगे। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो सामान्य बच्चों में यानी क्या होता है, जो सामान्य बच्चे हैं, ना बहुत अच्छे ना जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम है, तो सामान्य में आते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रित की समस्या, सृजन क्षमता की कमी, ये सभी हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है सामान्य बच्चों की 2 विशेषता बताएं। तो बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। यानी क्या होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं वो जैसे आपके प्रतिभाशाली बच्चे हो जाते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही ज़्यादा होती है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती है। लेकिन जो सामान्य बच्चे होते हैं तो उनकी ना तो बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, वो सामान्य होते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? तो पिछड़े बच्चे वो बच्चे नहीं होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, जो मूर्ख में आते हैं, ऐसा नहीं है। जो पिछड़े बालक वो होते हैं जो अपने ही दोस्तों से, अपने ही साथियों से पिछड़ जाते हैं। यानी अपनी ही कक्षा में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं। मान लीजिए मैथ में भी महारत हासिल किए हैं और एक कोई और सब्जेक्ट में, साइंस में, लेकिन उसको हिंदी समझ में नहीं आती। अब वो क्या है, अपने दोस्तों से पिछड़ा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं भाई मैथ सीखने वाला, साइंस सीखने वाला बच्चा ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन क्या है, वो अपने जो दोस्त हैं, जो उसके साथी हैं, उनसे पिछड़ा हुआ है। तो ये पिछले बालक की श्रेणी में आता है, जो बच्चे कार्य में अपने समान साथियों से पीछे रहते हैं। ठीक है। बच्चे की वास्तविक आयु की गणना से संबंधित सूत्र लिखिए। तो वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि गुणे 100। तो वास्तविक आयु की गणना का ये सूत्र हो जाता है। भला हालांकि देखिए सूत्र ये आता है और बहुत ही ज़्यादा है उसमें बुद्धि लब्धि निकालने की। यहाँ पे तो वास्तविक आयु की पूछ रहे हैं, तो कभी बुद्धि लब्धि का पूछ लेते, तो बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। हमने एक मावा करके बताया था कि मावा से आप याद रखिएगा। तो मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 हो जाता है। आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित।
यानी क्या है कि इसमें दृष्टि बाधित यानी जिसमें दृष्टि दोष होता है, वाणी बाधित जो बोलने में जिनको कठिनाई होती है, श्रवण बाधित जिनमें सुनने में कठिनाई होती है, और अस्थित बाधित यानी जिनमें कोई भी ऐसा विकार होता है जिनकी अस्थियाँ टूटी हुई होती हैं, टूट जाती हैं, या उनमें अस्थि से संबंधित कोई भी विकार आ जाता है। मध्यम रूप से दृष्टि बाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता 20/70 से 20/200 होती है। वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता तो वाक दोष यानी उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। हम जब भी कोई चीज़ अपनी बात को दूसरों तक रखते हैं तो कैसे रखते हैं भाई, हम बोलकर वो अपनी बात को दूसरों तक रखते हैं। तो जब उसमें वाक दोष होगा तो वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो मेरुरज्जा का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, वही तो अस्थि बाधित होता है ना। असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? तो गरीब, अनाथ, श्रमिक आदि के बच्चे, यानी असुविधा संपन्न जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का तो जीवन ऐसा होता है जिनको बचपन से कोई सुविधाएं ही नहीं मिल पाती हैं, तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे भाई? वो असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, मैन जो होता है तो वो गरीबी होती है, गरीबी की वजह से बच्चों को सुविधाएं नहीं दे मिलती हैं। दूसरी बात है अनाथ है भाई, जब अनाथ है, जब उनके कोई है ही नहीं तो बच्चों को सुविधा कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद श्रमिक जैसे जो मजदूर वगैरह होते हैं तो उनके बच्चे क्या है, हर चीज़ से वंचित रहते हैं। कुछ परिवारों में ये देखा गया है बेटी बेटे में फ़र्क होता है, तो बेटियों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो यानी असुविधा संपन्न समूह के बारे में ये बात यही चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो आपके आसपास में भी आप बहुत चीज़ें ये देख रहे होंगे, है ना। निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से सहाय आवश्यक है? तो निर्देशन एवं परामर्श भाई होता क्या है? निर्देशन का मतलब ये होता है भाई हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमें कोई निर्देशन दे रहा है, कोई परामर्श दे रहा है। भाई हम कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं हम कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सा क्लास अटेंड करें, कैसे हम तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ें। तो आप अपने से ज़्यादा जो अनुभवी शख्स होगा आप उसके पास जाएंगे और उससे आप परामर्श लेंगे, मशवरा लेंगे। वो आपको परामर्श तो देगा लेकिन वो स्वयं से कुछ नहीं करेगा, भाई करना जो कुछ है वो आप ही को करना है, क्योंकि भाई जो कुछ करता है तो बच्चा ही करता है और उसका क्या पार और ढांचे के रूप में भाई हेल्प हो सकती है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने में, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में। भाई निर्णय नहीं बच्चा ले पा रहा है कि हम कैसे क्या करें, कितने घंटे पढ़ें, ये कोई चीज़ मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो जो अपने से मतलब कहते नहीं कि जो उस मार्ग पे चल चुका होता है तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है। तो जब वो मार्ग पे चल चुका है तो उसको पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है। तो क्या होता है कि क्षमता विकसित की जाती है। परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? तो परामर्श व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना। यानी क्या है कि व्यक्ति के उसके व्यवहार में परिवर्तन, और व्यवहार में परिवर्तन आता कैसे है? जैसे भाई आपने शिक्षा ग्रहण की तो क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। आप पहले कुछ और थे, आपका नेचर कुछ और था, ठीक है ना। अब जब आपने शिक्षा ग्रहण की तो आपका नेचर कुछ और हो गया। तो यानी क्या होता है कि परामर्श व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए सहायता। अब वो कहीं पे उसको प्रॉब्लम है तो क्या होगा, परामर्श जो देगा तो उसके व्यवहार में ही तो परिवर्तन आएगा ना, तो आपको वो परिवर्तन दिखेगा भी। डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी ये हो जाता है। पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालयों की गतिविधि का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने में पर्यवेक्षण क्या होता है, तो उपयोगी होता है ना। पर्यवेक्षण मतलब निगरानी, वही वाली चीज़ हो गई ना जो आपको बताया भी था। उसके बाद है अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मूर्ख में रखा जाता है। और 90 से 110 को किस में रखा जाता है? तो सामान्य में रखा जाता है। और 140 जो बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली होता है, और 140 से ऊंचा मतलब प्लस भी होता है, ठीक है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं।
वाणी बाधित बच्चे कौन से होते हैं? तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर में बोलना इत्यादि से वाणी दोष कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, कुछ हकलाकर बोलते हैं। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये तो वाणी दोष हो ही गया। धीरे धीरे अटक कर बोलना, ये भी भाई बहुत बड़ा वाणी दोष हो जाता है। लेकिन नाक के सुर में बोलना, कुछ लोग अच्छे खासे होते हैं और बाद में क्या होते हैं, वो नाक के सुर में बोलने लगते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि ये वाणी दोष होता है। ऐसा नहीं है कि आप तो ये सोच रहे हैं हम अब तो थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया और हम नाक के सुर में बोलने लगे, तो आपने अपने आप को क्या कर लिया, वाणी यानी कि वाणी बाधित में आप आ गए, है ना। आप में बोलने में प्रॉब्लम है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ना कि आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा ऊंचा हो रहा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। नहीं, आपने अपने आप को एक दोष में आपने ग्रसित कर लिया, इसे वाणी दोष कहते हैं। श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जितना हम कहें उससे भी ज़्यादा। तो ये होता है बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, हमने मावा बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो माँ से मावा मानसिक आयु, वा से वास्तविक आयु और गुणे 100 आपका हो जाता है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि आप लोग देखिए, जो समान शिक्षा होती है वही समावेशी शिक्षा होती है। एक ही छत के नीचे बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करना है, लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना है, और ऊंचे तबके से आया नीचे तबके से आया, अमीर है गरीब है, कैसा है काला है गोरा है, बच्चा जैसा भी है सबको हम एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो वही शिक्षा कैसी है? समावेशी शिक्षा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। इससे योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सकें, ठीक है। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताएं। तो मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती। स्मृति, विचार, ध्यान विस्तार कम होता है। यानी मंदबुद्धि बच्चे कैसे होते हैं? भाई मंदबुद्धि बच्चे आप ऐसे ही तो पहचानते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा बहुत जल्दी से सीख लेता है, दूसरा बच्चा जल्दी से नहीं सीख पाता है, तो आप क्या कहते हैं कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कम है, इसकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, ऐसा करते हैं ना। तो वही चीज़ हो जाती है कि बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जो आपके यहाँ सामान्य बालक हैं तो आप कहेंगे कि इससे कम है। या इसमें क्या होता है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती। स्मृति, विचार, ध्यान, वो बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है चीज़ों पर, उसमें क्या होता है वो अच्छे से सीख नहीं पाता है चीज़ों को। जैसे आपके यहाँ जो सामान्य बच्चा है वो जल्दी से चीज़ों को सीखता है, लेकिन जो इस तरह का बच्चा है वो चीज़ों को जल्दी से नहीं सीख पाता है। तो आप पहचान कर लेते हैं कि ये बच्चा बुद्धि श्रेणी में आता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन एक व्यक्ति कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता, वह ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक व्यक्ति ने समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। वही चीज़ की निर्देशन कोई दूसरा व्यक्ति देता है, लेकिन क्या करता है कि बच्चा उसको स्वयं करके और जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। वंचन का क्या अर्थ है? तो वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती, किसी चीज़ से रहित। वही चीज़ हो गई वंचन, यानी जिस बच्चे को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें नहीं मिल पाती, उसको बचपन से ही उन चीज़ों से वंचित रखा जाता है, तो यही क्या होता है, वंचन कहलाता है। समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं, यानी कौन से कारण हैं? तो समस्यात्मक व्यवहार, अनुवांशिक कारण बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, शारीरिक कारण बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, संवेगात्मक कारण अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण में क्या होता है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सभी चीज़ें क्या होती है, समस्यात्मक व्यवहार। अब आपके बच्चे का व्यवहार कैसा है, बहुत गुस्सैल टाइप का है या बच्चा आपका बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है, तो आपने उसी को सारा दोष लगा दिया कि वही दोषी है, लेकिन
ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, आनुवांशिक कारण भी होता है जिसमें बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक कारण भी इसमें होता है और संवेगात्मक कारण भी होता है और सामाजिक कारण इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा, जैसा अपने बड़ों को करते हुए देखेगा वैसा ही बच्चा करेगा। तो उसमें बच्चे की तो कहीं पे गलती होती नहीं है ना, लेकिन उसके व्यवहार में उस तरह का जो परिवर्तन होता है या उस तरह की एक्टिविटी देखने को आपको मिलती हैं, तो उसका कारण आपका जो परिवेश है वो भी होता है। और जो घर में जो सदस्य होते हैं उनमें जो चीज़ें जो निपट नहीं रही है, बड़ों में बन नहीं रही है, तो बच्चे भी उसी तरह से फिर रहना एक अपनी वो आदत बना लेते हैं कि शायद ज़िंदगी ऐसे ही जी जाती है, शायद ऐसे ही रहा जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और बच्चा सीखता किससे है, तो अपने से जो बड़े होते हैं उन्हीं से सीखता है। सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना, यानी यही सामाजिक निर्देशन में आते हैं। छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए, तो व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा। प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं, तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो सकती है। देखिए प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चे तो सामान्य तरीके से सीख लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा जल्दी ना बहुत ज़्यादा देर में। कुछ बच्चों को अगर आपने खाली हेडिंग ही बता दी और वो उसका पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, और कुछ बच्चों को आप 4 से 5 बार भी बताएंगे तो उनको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे, ठीक है, तो जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। और इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो 140, और कुछ बच्चों की 140 से भी प्लस देखने को मिल जाती है, 180, 190। तो ये बच्चे क्या बहुत जैसे इंजीनियर वगैरह ये बच्चे बनते हैं। तो इन लोगों की शिक्षा के लिए क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्लस इनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा भी जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है परामर्श की 2 विधियों के नाम लिखिए, तो निर्देशात्मक परामर्श और अनिर्देशात्मक परामर्श हो जाता है। परामर्श की भाई दूसरे हमें परामर्श दे रहे हैं कि हमें बता रहे हैं आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए और फिर हम उसी तरह से करते हैं। पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखिए, तो पर्यवेक्षण के प्रकार लिख लेते हैं, निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण। तो इसमें निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है जिसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाई को जानने के लिए होता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाई के निराकरण में सहयोग देता है। डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए, तो आपका हो जाता है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और आपका सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए, तो परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आप कुछ जैसे आपने क्या लेखक के अनुसार भी आपको चीज़ें याद करनी रहेंगी। परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन स्थिति का समावेश होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वाक दोष। वाक दोष यानी विकलांग बालकों में वाणी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। वाक दोष यानी जो बच्चे बोल नहीं कायदे से पाते हैं उनमें होता है वाणी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते हैं। बोलने के प्रमुख दोष हो जाते हैं उच्चारण संबंधी दोष, देर से बोलने के दोष, हकलाना, ओष्ठ विकृति, आवाज़ की समस्या, श्रवण विकृति। तो वाक दोष क्या हो जाता है, जो बोलने में प्रॉब्लम होती है वो वाक दोष कहलाता है। बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए, तो बाल अपराध के कारण हो जाता है पारिवारिक कारण और भौतिक वंशानुक्रम। बिल्कुल सही है, क्योंकि पारिवारिक कारण में ये हो जाता है बच्चा क्या करता है,
बाल अपराधी बन जाता है। जब उसको सहूलतें नहीं मिलेंगी, उसको जिस चीज़ की नीड होगी, भाई मनुष्य ने जन्म लिया तो उसे खाना, कपड़ा और मकान की तो ज़रूरत पड़ती है, और उसको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको शिक्षा की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको पुस्तकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको रबड़, पेंसिल, कटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। होता नहीं? तो ये सभी चीज़ें, अब बच्चे को कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, यहाँ तक कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, उसे हर एक चीज़ से वंचित रखा जा रहा है, उसकी ज़रूरतों के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, समझा ही नहीं जा रहा है, तो वो क्या बनेगा? तो भाई वो बाल अपराध की श्रेणी में तो आ जाएगा ना, क्योंकि वो फिर अपराध करने लगेगा। जब उसको आर्थिक प्रॉब्लम होगी, उसको पैसे की प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा। फिर उसके बाद वो झूठ बोलना भी सीख जाएगा। जब झूठ बोलना सीख जाएगा तो और भी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं, और भी उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो यानी क्या होगा कि वो आपराधिक श्रेणी में आ जाता है, और भौतिक वंशानुक्रम भी हो जाता है, और पारिवारिक कारण भी इसमें हो जाता है। डाइट के 2 उद्देश्य लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाकर इससे एकात्मकता स्थापित करना, ये हो जाता है। उसके बाद है विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताएं, पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका, पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। भाई क्या होता है? निगरानी करना, और इसमें क्या है भाई? निदानात्मक मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे में प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी, अब जानकारी लेना ही तो निदानात्मक होता है। जैसे भाई आप डॉक्टर के पास गए तो ऐसे ही आपको मेडिसिन नहीं दे दी डॉक्टर ने, ना तो ऐसे ही आपको इंजेक्शन लगा दिया, ना ही ऐसे ग्लूकोज चढ़ा दिया। पहले जांच करेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, और जब प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो वो उचित दवा देगा, है ना। तो इसी तरह से जब शिक्षक को पता चल जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या उसमें दिक्कत है, क्यों वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, क्यों ऐसा है, अगर बच्चा चिड़चिड़ा है तो क्यों है, या बच्चा सुन नहीं पा रहा है, या बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, या बच्चा अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो जब आपने उसकी जो कठिनाई थी उसको जान लिया, और कठिनाई को जानने के बाद फिर आपने उसको पढ़ाया, उस ढंग से उसमें सुधार किया, तो यही चीज़ हो जाती है। तो यही आपके ये क्षेत्र हो जाते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है सरकारी निरीक्षण, विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें, और निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नियुक्ति करते समय, निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता अनुभव, भाई योग्यता है या नहीं है, वो इस काबिल है या नहीं है, तभी तो आप उनको वहाँ पर रखेंगे। ऐसे तो है नहीं किसी को भी उठाकर आपने रख दिया, है ना। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के प्रकार बताएं, तो सामान्य अधिगम अक्षमता, जटिल अधिगम अक्षमता। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है लर्निंग यानी सीखना, और सीखने में अक्षमता। तो और जटिल अधिगम अक्षमता यानी सामान्य अधिगम क्षमता तो है, और जटिल अधिगम क्षमता भी हो जाती है। धीमी गति से सीखने के कोई कारण बताएं, तो आर्थिक परिस्थितियां, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक, व्यक्तिगत घटक। आर्थिक परिस्थितियां धीमी गति से सीखने का क्या कारण है? भाई आर्थिक परिस्थितियां क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, उसको चीज़ें मुहैया नहीं होगी, तो क्या होगा? बच्चे का जो मानसिक स्तर वो नीचे गिरता है, और जब बच्चे का मानसिक स्तर नीचे गिरता है तो वो सीखने में भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ बनावटी, हर एक चीज़ दिखावा है, बहुत सी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं है, क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम ही है। दूसरी बात आपको यह है, यहाँ पे परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, अब वहाँ पे परिवार के जो सदस्य हैं वो उनका मानसिक स्तर ही नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई तो चिड़चिड़ा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब दूसरा ढंग से बात कर रहा है, कोई अच्छे ढंग से बात ही नहीं कर रहा है, सब गुस्सैल मिजाज के हैं, कुछ मतलब अजीब से हैं सब। तो बच्चे पे क्या होगा? उस पर बुरा असर पड़ेगा ना, क्योंकि जब कहते नहीं कि परिवेश बहुत बड़ा महत्व रखता है, अगर अच्छा परिवेश है, अच्छा वातावरण है, तो बच्चा क्या करेगा? अच्छे से सीखेगा। जो चीज़ आप 2 घंटे में सीख रहे हैं, बच्चा हो सकता है उसको 20 मिनट में सीख ले, लेकिन जब अच्छा परिवेश, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो बच्चा 2 घंटे में क्या 2 साल में भी चीज़ें नहीं वो सीख पाएगा, जितना बच्चा 20 मिनट में सीखेगा। तो ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है। उसके बाद है संवेगात्मक घटक भी और व्यक्तिगत घटक भी इसके अंतर्गत आते हैं। एक अध्यापक दृष्टि बाधक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहे। भाई हमने लाइक सब्सक्राइब नहीं कहा है तो आप तो भूल ही जाते हैं, तो बार बार मैं कहूँगी तभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप लोग कर दिया कीजिए।
एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेंगे? तो अध्यापक दृष्टिबाधित बालकों के नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकता है, बिल्कुल पहचान सकता है, क्योंकि वो बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है या वो आँखों को ऐसे ऐसे कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, तो मतलब क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ इसको प्रॉब्लम है। और दुर्बल दृष्टि बालकों की पहचान यानी अगर दुर्बल दृष्टि दोष है उसमें तो चिकित्सा जांच कराकर की जा सकती है ना। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? तो समावेशी बालक यहाँ पे हम समझ लेते हैं, शैक्षिक समावेशी से अभिप्राय उन सभी छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से जो अपंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग तथा शारीरिक और मानसिक दक्षता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के छात्र प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों हो सकते हैं। अपवंचन क्या है? वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता। अपवंचन वही चीज़, किसी चीज़ से वंचित होना, जैसे बच्चे बचपन से ही किसी चीज़ से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की तो ज़िंदगी ही ऐसे ही कट जाती है कि उनको चीज़ें मुहैया ही नहीं हो पाती हैं। बचपन तो उनका ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि बचपन आया कब और चला कब गया, है ना, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता कि बचपन में खिलौने भी खेले जाते हैं और बचपन में नखरे भी दिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी उनको हर एक चीज़ से वंचित रखा गया, तो यही अपवंचन कहलाता है। और ऐसा बच्चा कैसा होता है? संकोची होता है, दूसरों के सामने बात भी नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि हमारे सम्मुख जितने लोग हैं हमको उनसे डरना चाहिए, हमको उनसे दबना चाहिए, झिझक के बात करेंगे, ऐसा लगेगा कि हमसे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं। बच्चा वो चीज़ फील करता है, अब जो उसके सम्मुख लोग होंगे ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी महान हस्ती है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अपवंचित बालक, इसलिए बच्चों को कभी भी किसी चीज़ से वंचित नहीं रखना चाहिए, थोड़े में से थोड़ा, लेकिन बच्चों को ज़रूर से ज़रूर, हाँ अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बच्चों से बताएं कि देखो हम तुमको 10 रुपए वाली चीज़ देनी थी लेकिन हम तुमको 2 रुपए वाली चीज़ दे रहे हैं, तो घर की स्थिति ठीक नहीं, तो बच्चा भी समझेगा। लेकिन उसको ये तो नहीं हर चीज़ से वंचित रखा गया तो और उससे बात भी नहीं की जा रही है, यानी कि उसको मतलब आर्थिक प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, और फिर उसको ये भी प्रॉब्लम है कि घर में भी उससे कोई कायदे से अच्छे ढंग से कि उसको इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए। बच्चे में ये चीज़ है कि भले कम में कम, लेकिन बच्चों पर ध्यान देना ही देना चाहिए। ऐसे तो सभी लोग कि जन्म हो गया बच्चे का और उसके बाद उसको ऐसे ही डाल दिया तब भी वो पल जाएगा, लेकिन पालने के भी बहुत से तरीके होते हैं। एक बच्चा पलता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखा जाता, और एक बच्चा पलता है जिसको हर चीज़ से, तो दोनों में बड़ा फ़र्क देखने को मिल जाता है ना। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 85 से कम होती है। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सृजनात्मकता मौलिक हो जाती है, प्रवाह क्षमता हो जाती है, लचीलापन हो जाता है, विस्तार की क्षमता हो जाती है, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताएं। तो परामर्श के लक्ष्य, परामर्श प्रार्थी, परामर्शी या परामर्शदाता हो जाते हैं। भाई परामर्श देने वाला होता है, परामर्श लेने वाला होता है ना, और उसका एक लक्ष्य भी होता है। भाई बिना लक्ष्य के भाई परामर्श कैसे? भाई आपने किसी चीज़ को एक माना कि हमें शिक्षा से संबंधित परामर्श लेना है और शिक्षा से संबंधित परामर्श देना है, तो एक लेने वाला और एक देने वाला, और किस चीज़ पे हमें बात करनी है वो भी तो होना चाहिए ना, तो उसका लक्ष्य भी होना चाहिए। निर्देशन के 2 उपकरण बताएं। तो अवलोकन और परीक्षण। निर्देशन की प्रक्रिया में वार्ताएं, साक्षात्कार, परीक्षण आदि विधाओं का भी निर्देशन की प्रयोग किया जाता है। भारत शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। प्रशिक्षित निर्देशकों का अभाव, शिक्षकों पर अधिक कार्यभार, माता पिता की जागरूकता में कमी तथा प्रमाणीकृत परीक्षाओं की कमी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्निंग, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉलिंगवर्थ हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, चलते हैं इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछड़े बालकों की 2 विशेषता बताएं। तो पिछड़े बालक की 2 विशेषता हो जाती हैं। पिछड़ा बालक, याद रखिएगा इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं आप लोग भाई।
तो पिछड़ा बालक वो होता है जो मंदबुद्धि नहीं होता है, लेकिन वो अपने जो क्लास के बच्चे हैं यानी अपने उम्र के बच्चे हों उनसे पिछड़ा हुआ होता है किसी एक सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट में, तो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं, ना कि मंदबुद्धि बच्चे को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सीखने की गति धीमी होती है, बिल्कुल सही। अगर धीमी गति ना हो तो वो सीख ही ना सारे सब्जेक्ट पाए। जीवन में निराशा का अनुभव है, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की विफलता, ये हो जाते हैं। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताएं। तो गुण यही होते हैं कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। शिक्षण की विषय वस्तु धीमी गति से तथा बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श तथा निर्देशन के लिए तैयार रहना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा व्यावसायिक परीक्षण देना, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, श्रव्य साधनों का प्रयोग, आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा, ये हो जाता है। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम बताएं। तो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, पेटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, और आपका स्टैनफोर्ड संशोधित बिने परीक्षण। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस का लेखक बताए तो विलियम मार्टिन प्रोक्टर हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये है कि इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे से अधिक कठिनाइयाँ होती हैं या रेखागणितीय आकृति और डिज़ाइन में होती हैं। 1956 में परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं, प्रत्येक भाग में 12 पद है। वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। बिने ने साइमन के सहयोग से सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण किया? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। 1905 में हुआ था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, तो इस तरह से आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा। भाई प्रतिभाशाली बालक की यही हो जाती है कि उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 140 तक होती है और 140 से भी ऊपर होती है। ये सामान्य बच्चों से बहुत ऊपर होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके अनुसार और प्रेम पसरीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वह है जो कि सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। परामर्शदाता के 4 गुण बताएं। तो उपबोध की समस्याओं को समझकर उनके मुक्ति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उसे ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे उसकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए। उससे सभी छात्रों से उसके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। उसके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराना चाहिए। यहाँ पे 2020 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रोस्थेसिस कहलाता है। और शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए तो अस्मिता हो जाता है। समायोजन एवं परिष्करण है। यहाँ पे परिष्करण में क्या अंतर है? तो अच्छी तरह से व्यवस्था करना समायोजन कहलाता है, यानी हम किसी चीज़ को समायोजित कर लेते हैं, उसकी अच्छी से व्यवस्था कर लेते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्व हो जाता है। और किसी क्रिया भाव की किसी चीज़ की बुराई को दूर कर ठीक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। यानी बुराई को दूर करना तो वो परिष्करण हो जाता है। शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है? शारीरिक अक्षमता ये तो कहलाएगी। भाई सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो बच्चों के निर्माण में जो भागीदारी होती है, जैसे भाई आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो वो उनकी भागीदारी रहती है। जैसे भाई TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका, जैसे कि आप चॉक का यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाता है, आप ब्लैक बोर्ड का वाइट बोर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं वो हो जाता है, आपका पेन हो जाता है, आपका डस्टर हो जाता है, ये सभी चीज़ें, आपका ग्लोब हो जाता है, आपका चार्ट हो जाता है। मतलब जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने में, उनकी भागीदारी है वही चीज़। निशक्तता के प्रतिमानों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत अवरोध, वातावरण अवरोध ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, आप कक्ष में श्रवण निशक्त बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? तो अध्यापक जो बोलता है उसे बच्चे कान लगाकर सुनते हैं। यानी क्या है, जब भाई बच्चे में कोई प्रॉब्लम है और बच्चा बोल रहा है तो उसको क्या करेंगे, बच्चा क्या करेगा, ऐसे कान लगाएगा कि सुन रहा है। और जब नॉर्मल बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं,
तो वो तो नॉर्मली सुन ही रहे होते हैं, तो इस तरह से पहचान हो जाती है। श्रवण विकृति, श्रवण मतलब क्या होता है, वाग्दोष, श्रवण सुनने में ये हो जाता है। यहाँ पे वाक दोष वह है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आदि विकार आते हैं। श्रवण दोष जो सुनने में होता है ना और बोलने में होता है, वाक दोष। विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है, तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशिष्टता ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे सामान्य से अच्छे हैं वो विशिष्ट है, सामान्य से जो अच्छे नहीं भी हैं वो भी, जैसे मंदबुद्धि बच्चे विशिष्टता में, उनकी जो मंद बुद्धि है वो उनकी विशेषता है, जो प्रतिभाशाली हैं वो उनकी विशेषता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि प्रकार के बच्चे आते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है पिछले बालकों की दो विशेषता बताएं, तो पिछले बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य औसत से कम होती है, पिछले बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है, पिछले बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है, पिछले बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। भाई बिल्कुल सही है, जब पिछड़े बच्चे हैं तो ये सब प्रॉब्लम तो उनमें होनी ही है ना। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, तो समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब समस्यात्मक बच्चे होते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर आपको इस तरह से नंबर्स भी कहीं पे मिल जाते हैं तो आप लोग इसी तरह से, अगर मान लें कि इतनी मानसिक आयु है, कोई भी नंबर दे दिया है, इतनी वास्तविक आयु है, तो आप इसको हल करें। तो आप इसी तरह से मानसिक आयु की जगह पे जो नंबर्स दिए हैं वो लिख दें वास्तविक आयु के, और फिर गुणा 100 करके आप निकाल दें तो आपका आंसर निकल आएगा। प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, प्रवणता परीक्षण द्वारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा, बिल्कुल ये सभी के द्वारा बुद्धि परीक्षण करके बच्चों को प्रतिभाशाली आप देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा नहीं है। लेकिन कभी कभी ये जो होते हैं आपके परीक्षण, तो ज़रूरी नहीं होता है कि ये बदले भी जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने जो क्वेश्चन किया वो बच्चे को नहीं आता, उसके अतिरिक्त बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको मंदबुद्धि की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मंदबुद्धि होता तो उसको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आपने बताया, लेकिन उसके अलावा उसको 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए चेंज हो सकता है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है कि बुद्धि परीक्षण चेंज हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल चेंज हो सकता है। वो चीज़ नहीं है कि आपने बिल्कुल कह दिया तो भविष्यवाणी कर दी तो कर दी, ये बच्चा मंदबुद्धि है तो है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्धि परीक्षण कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वही क्वेश्चन किया जो उसको नहीं आ रहा है, बाकी बहुत चीज़ें उसको आ रही हैं। अब बाल अपराध रोकने हेतु 2 उपाय बताएं, तो घर, विद्यालय एवं समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों के संगत से दूर रखना और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस निर्देश दिए जा सकते हैं, यानी बच्चे को क्या करना चाहिए भाई, जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई भी चीज़ दी ही नहीं जा रही है, उसको हर एक चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। जब वंचित रखेंगे आप तो क्या होगा, बच्चे में अपराध की भावना होगी। और एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा बाहर निकलता है, अपनी प्रॉब्लम बाहर वालों को बताता है, फिर क्या होता है उस बच्चे का बाहर वाले फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो अपने जो भी अपना आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपके भाई बहन होंगे, ऐसा नहीं भाई आप लोगों नहीं, या हो सकता है कोई हमसे छोटा हो, कोई हो सकता है हमसे बड़ा हो, वहाँ पे नहीं जा रहे हैं हम। बात ये कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं तो भाई बहन ही हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं कि अपने घर में उसको कोई चीज़ से वंचित रखें। वो बात अलग है कि महंगी नहीं है तो सस्ती दिलाएं, लेकिन उनको दिलाएं ज़रूर। क्यों? क्योंकि उनको कोई चीज़ से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन पे ध्यान, ऐसा है बहुत लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और वो बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर वो किसी से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। अब उसने प्रॉब्लम बच्चे ने बता दी, अब उसने क्या हुआ, जो थर्ड पर्सन है उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा लेता है, बहुत ज़्यादा उसका कभी कभी ऐसे बच्चों का शोषण भी देखने को मिलता है कि उनका शोषण भी होता है। लेकिन बच्चा क्या है, जब आपने उसकी नॉर्मली बात नहीं सुनी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी कैसे सुनेंगे। फिर बच्चा क्या करता है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है, वो आपराधिक बन जाता है। और ये भी होता है चोरी भी वो सीख लेता है, झूठ बोलना भी सीख लेता है और बाकी उसके साथ भी गलत होता है। ये भी चीज़ आप लोग समझिए। और एक चीज़ और हो जाती है कि बच्चे कुछ भी करके बाहर से आए, इतना विश्वास आप उनको दिला दें
कि बच्चा कोई भी कितनी भी बड़ी मतलब कहते नहीं कि कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बताने लायक भी नहीं होती, लेकिन फिर भी बच्चों से ये कह के रखें कि हमें हर एक चीज़ बताएं और बड़ी वो सरल भाषा में आपको बड़ी ही सरलता से वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपने उनका विश्वास जीत रखा है। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो इससे बच्चे क्या होंगे, बाल अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन जिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हुए उनको देर नहीं लगती है। अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी? प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने अन्वेषण विधि की खोज की थी। बाल अपराध रोकने हेतु 2 उपाय बताएं। यहाँ पे देखिए अपराध, जो 2 अपराध पूछ लिए हैं। तो घर, विद्यालय एवं समाज में बालक की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, बिल्कुल वही चीज़। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर उपलब्ध आप करा रहे हैं, हर एक चीज़ उसको मुहैया करा रहे हैं, तो बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं, और जब बच्चा बाहर जाएगा नहीं तो बच्चे का कोई फ़ायदा उठा नहीं पाएगा, है ना। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं बस बच्चे को जन्म दे दिया और कहानी ख़त्म हो गई, वो मिट्टी में भी पल बढ़ जाएगा और हमको उसके देने की ज़रूरत नहीं है। किचन में खाना तो बन ही रहा है, वो तो खा तो रहा ही है, बाकी और भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पे ध्यान देने के लायक होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस इतना सोच लिया और कहानी ख़त्म हो गई, यानी आपने खुद से बच्चे को बाल अपराध की श्रेणी में ढकेल दिया है। और यहाँ पे हो जाता है उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को भी इसके निर्देश दिए जा सकते हैं। वही चीज़ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानसमंद बालक कौन है? वो बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है मानसमंद बालक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मानसमंद हो गया, और मंदबुद्धि बच्चा वही आता है जिनकी भाई सामान्य से उसका कम होता है ना, उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है। अपवंचित बालक कौन होते हैं? वही चीज़ देखिए घूम घूम के वही चीज़ आ रही है कि अपवंचित बालक यहाँ पे देखिए। और अभी हमने क्या देखा था कि बाल अपराध, तो बाल अपराध जब ही रोकेंगे जब उनको अपवंचित होना, तो ये मतलब वही चीज़ हो गई, उससे कुछ तो कनेक्शन है। कुछ कनेक्शन कैसे नहीं है? जब आप बच्चे को वंचित रखेंगे तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, जब उसको वंचित नहीं रखेंगे तो वो बाल अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जब उसको हर एक चीज़ ऐसे ही मिल रही है तो वो झूठ क्यों बोलेगा, तो वो चोरी क्यों करेगा, तो वो दूसरों के बहकावे में क्यों आएगा, तो वो दूसरे उसका फ़ायदा क्यों उठा पाएंगे, ये सब चीज़ें। तो वंचित बालकों से भी प्राय क्या है? वंचित बालक वे हैं जिन्हें सुविधाएँ ना मिल रही हों और उन्हें मिलनी चाहिए, और उनकी श्रेणी के अन्य सुविधाओं को मिली, जैसे वो उनकी जो श्रेणी के बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आपके बच्चों को नहीं मिल रही हैं। तो जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र व लिंग के कारण अपवंचित छात्र, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है वाणी बाधित बच्चे कौन से हैं? तो ऐसे बालक को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलाना यानी वाणी बाधित, है ना। तुतलापन, धीरे धीरे अटक कर बोलना, नाक के सुर में बोलना, ये सब क्या हो जाते हैं? वाणी दोष हो जाते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताएं। तो प्रेस रीचा के अनुसार प्रतिभावान बालक वो है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना आवश्यक नहीं, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता है। इस तरह से हो जाता है। मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। और मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई। उसके बाद आपका है श्रवण विकृति। श्रवण मतलब सुनने में, है ना। तो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसा होते नहीं कि जो बच्चे सुन नहीं पाते, और जब सुन नहीं पाते तो समझ नहीं पाते, जब समझ नहीं पाते तो वो लिख नहीं पाते। तो वही चीज़ हो जाती है कि वो श्रवण विकृति में आते हैं। उनकी जैसे उनमें क्या है, सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उनमें श्रवण विकृति कहा जाता है। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उसकी समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। निर्देशन का मतलब वही हो जाता है कि दूसरा देता है लेकिन बच्चा खुद से उसको क्या करता है, तो सुलझाता है। हकलाने के क्या कारण है? तो वंशानुक्रम, एक वंशानुक्रम भी हो जाता है और एक वातावरण भी हो जाता है जिसके कारण बच्चा क्या करता है, हकलाता है। वंशानुक्रम मतलब जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वो हकलाता है ना। और वातावरण जैसे उसके आसपास में है, कोई बच्चा तो नाक के सुर में बोलने लगता है और हकलाने लगता है। कुछ बच्चे तो प्यार में बिगड़ जाते, कहते नहीं लाड प्यार में, उनको
रोटी को लोटी कहने लगते हैं तो वो लोटी ही वो ज़िंदगी भर उनकी रह जाती है। पानी को मम्मा कहने लगते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं तो मम्मा कहने लगते हैं। भाई है, भैया को अय्या कहने लगते हैं तो वो अय्या ही रह जाते हैं, भैया से वो अय्या हो जाते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी ही बोलते हैं। तो मतलब ये हकलाना और मतलब बोलने में ये प्रॉब्लम ही तो है। आपको तो ये लग रहा है कि आपने बच्चे को क्या क्या प्यार प्यार में सिखा दिया। बच्चा क्या है अभी उसके, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोरी स्लेट है, कोरा कागज़ है, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ लेकर आता है ऊपर से जो गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन तब भी बच्चे में वो चीज़ें हैं जो वो आपके परिवेश में आता है तो बच्चा क्या करता है, चीज़ें सीखता है। और जब चीज़ें सीखता है तो जैसे आप उसको सिखाएंगे वैसे सीखेगा। जैसे हमारे यहाँ की मातृभाषा जो है भाई बच्चा सीखेगा। अभी अमेरिका लंदन में बच्चा है तो क्या है वहाँ क्या, जैसे हम लोग भाई खड़ी बोली हिंदी और यहाँ पे उर्दू बोली जाती है बोल रहे हैं, तो अपने क्षेत्रों में क्योंकि हर 20 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो अमेरिका के बच्चे क्या, उनको अंग्रेज़ी बताना पड़ता है कि नहीं पानी नहीं ये वाटर है, ये मम्मी नहीं अम्मी नहीं ये मॉम है ना, ये खाना नहीं ये भोजन नहीं ये फूड है। बच्चा क्या करता है, बिना स्कूल जाए बिना ग्रामर की बुक पढ़े, और क्या होता है बच्चे को ये सब चीज़ें आती होती है, यानी वो उसकी वहाँ की मदर टंग है, यानी कि मातृभाषा है। तो जो मातृभाषा होती है तो बच्चा स्वयं से सीखता है, अपने आप से सीखता है, उसको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि उसका जो वातावरण हो वहाँ पे बच्चे से ठीक ढंग से बात की जाए। ये भी बहुत बड़ा कारण बच्चे के हकलाने का होता है, तुतलाने का होता है, क्योंकि बच्चों से उस ढंग से प्यार, आप तो समझ रहे हो हम बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बहुत ही लाड प्यार में पल रहा है बच्चा, और उसको आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उसको गलत रास्ते पे लिए जा रहे हैं, उसको तुतला बना रहे हैं, उसको हकला बना रहे हैं, वो चीज़ हो जाती है। और जो वंशानुक्रम से होता है तो वो तो पैदाइश से ही हो जाता है, यानी जब जन्म होता है तभी बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो वो उसमें वो विकृति होती है। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन देखिए है। समावेशी बालक वे बालक होते हैं या तो शरीर और मानसिक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, या प्रतिभाशाली होते हैं और औसत बालकों से अलग होते हैं। श्रवण विकृति से आप क्या समझते हैं, तो श्रवण मानी सुनना, है ना। देखिए भी रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो श्रवण विकृति उनको कहा जाता है, यानी वो श्रवण विकृति से ग्रसित हैं। निर्देशन के 2 उद्देश्य लिखिए, तो निर्देशन स्कूल में समायोजन में सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप विषयों का चयन में सहायता देना होता है। वाक दोष के प्रकार, आवाज़ की समस्या, प्रतिक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, हकलाना, देर से बोलना, ये वाक दोष हो जाते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, है ना, ये आपका हो जाता है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इनको देखिए और अच्छे से समझिए। मैं ये तो नहीं कहती कि आपको इस एक क्लास से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको कोई दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपने यह अति लघुत्तरीय टाइप की सीरीज़ देख ली, उसके बाद आपकी बहुविकल्पीय टाइप की सीरीज़ और लघुत्तरीय टाइप की सीरीज़, तो आपको कहीं अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं को अच्छे से पढ़कर अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। टीएलएम से आप क्या समझते हैं, तो टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जब हम शिक्षित बच्चों को करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो जो हम सहायता के रूप में जिन सामग्रियों का यूज़ करते हैं वो टीएलएम कहलाते हैं। जैसे आपका डस्टर हो जाता है, चॉक हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाता है, पुस्तकें हो जाती हैं, ये सब टीएलएम का ही रूप है। अब तो आपका जो टीवी वगैरह है, श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती है, ये सब चीज़ें टीएलएम के अंतर्गत आती हैं। अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है, तो अपवंचित बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। भाई अपवंचित बालक जो हर एक चीज़ से वंचित हैं, जिनको कोई चीज़ मुहैया ही नहीं हो रही है उनको, है ना, तो वो होते हैं। और पिछड़े बालक जो अपने क्लास के बच्चों से पिछड़े होते हैं उनको कहा जाता है। तो दोनों बच्चों में फ़र्क है। श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य, ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते, उनके सुनने में कोई ना कोई खराबी होती है, उन्हें श्रवण विकृति कहते हैं। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है,
तो यानी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ क्लियर करना है तो आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे। और जो ये क्लास है वो भी आपकी डिमांड पर ही है, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि समावेशी शिक्षा के जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू किया जाए। और अब आप बताएंगे नेक्स्ट क्लास कौन सा रहेगा। ऐसे तो हम अपनी मर्ज़ी से तो लेके आते ही हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग बताएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को अच्छे से तैयार करना और आप जाकर वहाँ पर अच्छे से परफॉर्मेंस करें, है ना। मेन मोटिव तो हमारा यही है ना। डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताएं तो शिक्षा अधिगम सामग्री का विकास करना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इसमें एकाग्रतात्मकता स्थापित करना। निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? तो निदान मतलब होता है डायग्नोस मतलब होता है जांच करना, है ना। तो ये इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए, बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं उनको निदान कहा जाता है। निदान में समस्या का पता लगाया जाता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि निदान कब आता है, उपचार से पहले या बाद में? तो निदान पहले आता है, क्योंकि इसमें समस्या की जानकारी होती है और उपचार में उसका इलाज होता है। हकलाने से क्या तात्पर्य है? तो हकलाना एक वाणी दोष है, परंतु 1000 बालकों में केवल 8 या 10 बालक ही इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। कभी कभी वह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर में अंगों को हिला हिला कर बोलना, या मानो वाक व्यक्ति से एक ही प्रकार की बाधा है। यानी हकलाना यही जो होता है ना। उसके बाद आपका हो जाता है परामर्शदाता के 2 गुण। परामर्शदाता प्रार्थी को अपना निर्णय लेने में उसकी मदद करता है। परामर्शदाता प्रार्थी के लिए ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपनी समस्या पर खुलकर चर्चा कर सके। भाई, परामर्शदाता है, बहुत ही गुस्सा स्वभाव का है, अपनी बात को कहता है, दूसरों की बात तो सुनता ही नहीं है। अगर ऐसा परामर्शदाता है तो क्या आप उससे परामर्श लेंगे? क्योंकि वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। जब बात नहीं सुनेगा तो आपकी प्रॉब्लम क्या सुनेगा? वो अपने सिवा किसी को बोलने ही नहीं देगा। तो परामर्शदाता में ये गुण नहीं होने चाहिए। परामर्शदाता में ये होना चाहिए, उसको बड़ा ही सरल स्वभाव का होना चाहिए, थोड़ा सा मीठा भी होना चाहिए, जो बच्चा उससे कहने में डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं। और ये भी है कि हम कह देंगे उसके बाद हमको डांट भी मिलेगी। तो परामर्शदाता ऐसा नहीं होना चाहिए। परामर्शदाता को ऐसा होना चाहिए कि वो बात सुने, उस पर विचार करे, उसके बाद आपको उसका सलूशन बताए। पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं। तो पिछड़े बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। और पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती, उनके सोचने विचारने का, तर्क करने की मतलब इनसे भिन्न होती है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि अगर भिन्न ना हो तो फिर वो पिछड़े बालक ही क्यों कहे जाएं, है ना। शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक फिटनेस को कार्य और आराम की गतिविधियों को दक्षता और प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों को प्रतिरोधक शक्ति तथा आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की क्षमता का मानदंड माना जाता है। उसके बाद है डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो प्रशासनिक शाखा विभाग, योजना एवं प्रबंधन हो जाता है। पर्यवेक्षण के 2 प्रकार लिखिए। तो निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण, लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण हो जाता है। बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है? तो किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 के सूत्र द्वारा दिया जाता है। यह सूत्र जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया था। तो किसके द्वारा? विलियम स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था। निर्देशन के 2 उपकरण बताएं। तो साक्षात्कार और प्रश्नावली हो जाता है। डाइट जिला शिक्षा यानी डाइट जिला चिकित्सालय मनोविज्ञानशाला, यहाँ पे आपका हो जाता है। ये क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूज़न हो गई है, चलिए इसको बाद में देखते हैं ना। शिक्षा निर्देशन में अंतर है यहाँ पे, तो अंतर इसको कई बार बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। पिछड़े बच्चों की विशेषता बताएं। तो पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं। जब पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है, बिल्कुल सही बात है, अगर मंद ना हो तो वो पिछड़े बालक ही नहीं कहलाएंगे। पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही बात है, निराशा का तो अनुभव करते ही हैं। जब वो पिछड़ जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम तो होती है। परामर्श के क्या उद्देश्य है? व्यक्ति को उनके व्यवहार या अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु। और यहाँ पे आपका हो जाता है
पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? तो पर्यवेक्षण में विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी सहायता में अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जाता है, पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है, भाई इनको निगरानी रखी जाती है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, इसकी गतिविधियों में क्या किया जाता है, सुधार भी लाया जाता है। पर्यवेक्षण ऐसे ही नहीं होता है कि बस हो गया और ख़त्म हो गया, उसमें सुधार भी लाया जाता है। निदान एवं उपचार को समझाए तो निदान क्या होता है, समस्या का पता लगाना, और उपचार क्या होता है, समस्या को ख़त्म करना उसका इलाज करके, है ना। तो ये हो जाता है, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत बार इसको हम बता चुके हैं। पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर, पर्यवेक्षण में केवल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है और निरीक्षण में गुण एवं दोष दोनों को इंगित किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई पर्यवेक्षण जो है तो क्या होता है, इसमें सिर्फ गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1947 ईस्वी में इलाहाबाद में। परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो डायट जिला चिकित्सालय मनोविज्ञानशाला। फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक लाइक आप लोगों का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि फटाक से उठाया और बन गई। तो फ्रेंड्स एक जब लाइक आप करते हैं तो सारी मेहनत हमारी क्या होती है, सफल हो जाती है। अच्छा भी लगता है कि हाँ आप लोगों को क्लास अच्छे लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें चाहिए और हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हैं। ये आप समझ के रहें, ये आप लोग समझ के चलें। और इतना आप लोगों का सपोर्ट हमें मिला, जो आज हम यहाँ पर हैं, तो ये सब कैसे हुआ? तो आपके सपोर्ट के ही कारण हुआ है। यहाँ पे हो जाता है शिक्षण और निर्देशन में अंतर लिखिए। शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षा प्रदान करने की, जबकि निर्देशन में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? तो ऐसे बच्चे जो अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित अथवा मूक बधिर होते हैं, शारीरिक विकलांग बच्चे कहलाते हैं। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती? तो बुद्धि लब्धि। और अपंगता के 2 कारण बताएं, जन्मजात तथा दुर्घटना। भाई अपंग बच्चा कैसे हो जाता है? या तो जन्मजात, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कहते नहीं कि इसका हाथ थोड़ा सा तिरछा है या पैर थोड़ा सा तिरछा है, कभी ओठ कटा, कभी नाक कटी, इस तरह से होता है, हाँ होता नहीं। और एक होता है कि अच्छा बच्चा जा रहा है या बड़ा हो गया और किसी वजह से दुर्घटना हो गई और उसकी वजह से कोई जो अंग है और उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ये क्या होता है, दुर्घटनावश हो जाता है। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म से बताएं। समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म से शिक्षा की सार्वभौमिकता से है। आवास की समस्या का दोष क्या है? तो आवाज़ की समस्या वह होती है जबकि एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थितियों में ऊंचा बोलना चाहिए तथा किन परिस्थितियों में उसे नीचा बोलना चाहिए, ये हो जाता है। उसके बाद आपका है विशिष्ट बालक किन्हें कहते हैं? तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। विशिष्ट बच्चों के अंदर शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि बच्चे आते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर से देखिए, विशिष्ट जैसे ही आया विशिष्ट बालक, वैसे ही फिर से हम आपसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो विशिष्ट बच्चे आप ये बस समझ लीजिए, सामान्य बच्चे को हटा दीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, सामान्य बच्चे को हटा दिया, जो सामान्य बच्चा है उसको आपने हटा दिया। जो इससे पहले और जो इसके बाद में आते हैं, क्या आते हैं, जो इससे पहले बच्चे आते हैं यानी मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, और इसके बाद में जो आते हैं तो प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं तो इनको आप ले लीजिए, ठीक है। यही क्या होते हैं, यही विशिष्ट बच्चे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वाग्दोष का अर्थ बताएं। वाग्दोष वही कितनी बार आ चुका, 4 से 5 बार तो आ ही चुका है ना। वाग्दोष वह है जिसके अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण और आपका हो जाता है अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकार आदि, ये सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम लोगों ने 2016 से 2023 तक के सभी जितने भी क्वेश्चंस थे अति लघु उत्तरीय टाइप के, सभी को सॉल्व कर लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 23 के भी देखिए सॉल्व हो चुके हैं ना। पहले 23 के सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद 22 के सॉल्व किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो एक करना ही रहता है। आपने एक बार कर दिया और फुर्सत
तो अगर अभी आपने विजिट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरह की क्लासेस आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। तो इस तरह की क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की क्लास को लेकर। थैंक यू।